तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप सामाजिक आंदोलन से शुरू हुए और फिर राजनीति में आ गए सीधे से? कि आप क्या गुंडा तत्व हैं? क्या आपको गुंडा तत्व माना जाए? यदि अपने लोगों की आवाज़ उठाना, उनके लिए हक अधिकारों के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो बहुत सारे गुंडे घूम रहे हैं। साथियों नमस्कार। जावरा की मिट्टी में ही ऐसा कुछ है कि यहाँ से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता निकलते हैं। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू हो, चाहे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे हो, भोपाल से लेकर दिल्ली तक जावरा की मिट्टी का कोई न कोई ऐसा बनाई हुई रचना पहुँचती है। और इस बार जावरा विधानसभा में एक निर्दलीय के रूप में करणी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर आए हैं और इन्होंने चुनाव से पहले ही ऐसे काम किए हैं जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी चर्चा हुई, और उन आंदोलनों से सत्ताओं को मजबूर होना पड़ा चिंतन करने के लिए, यानी इन्होंने जो है बड़ी बड़ी कुर्सियों को हिलाने का काम किया है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आज इनका दौरा चल रहा है, लालाखेड़ा से निकल चुके हैं और अगले पड़ाव पे जा रहे हैं। उससे पहले हम बातचीत कर रहे हैं। आपको नमस्कार है दरबार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाद दाताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं उनके हक अधिकारों की जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उसको सड़क से सदन तक ले जा सकूँ, इसके लिए मेरा सहयोग करें। तो आखिर जीवन सिंह शेरपुर क्या है? क्यों वोट दे आदमी आपको? सीधी सी बात बताइए आप। जीवन सिंह शेरपुर ही नहीं, दोनों दलों को वोट क्यों दे ये पूछना था आपको। जीवन सिंह शेरपुर को वोट क्यों नहीं दे? क्योंकि ये दोनों दल 75 सालों से, पहले कांग्रेस रही फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, और दोनों लंबे समय से काम कर रहे हैं। पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि अस्पताल अच्छे होने चाहिए, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, सरकारी स्कूल है, टीचर भी अच्छे, पर वहाँ पर्याप्त टीचर नहीं है तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं मिल पाती। तो जब तक हम हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर नहीं सुधारेंगे, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है। क्योंकि शिक्षा ही मेन स्तंभ है देश के आगे कैसे ले जाना है, किस प्रकार से। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसको रोज़गार मिलेगा, तो बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। तो पहले शिक्षा का स्तर सुधारना होगा। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं ख़राब है। आज भी आप सर्वे करो, जाके स्कूलों को जाके चेक करो, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि सरकारी स्कूल तो है पर वहाँ बच्चे नहीं पढ़ने वाले। आज भी अपने माता पिता भले गरीब हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो कम से कम सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरे, हॉस्पिटलों का स्तर सुधरे, किसानों के आवाज़ को कोई विधानसभा में उठाए। यहाँ किसान परेशान है, तकलीफ में है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमारी विधानसभा से किसी ने जाके किसानों के लिए आवाज़ उठाई विधानसभा में। नहीं, ठीक है, ये समस्याएं तो लगभग कई सालों से चले आ रही है जो आप बता रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप सामाजिक आंदोलन से शुरू हुए और फिर राजनीति में आ गए सीधे से? तो इसके पीछे क्या समझा जाए? मैंने आंदोलन के दौरान ही कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे और स्वयं राजनीति में आएंगे और फिर व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो अब ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमने शुरुआत करी है। जिस प्रकार से जनसंघ और कितने ही नए दल आए, उनने अपनी सरकारें बनाई, हमने भी शुरुआत करी है। धीरे धीरे आगे हम भी बढ़ेंगे। बहुत सारी सीटों पे हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हो सकता है वो जीत के आए हमारे साथ, हो सकता है कि मैं तो दावा करता हूँ कि हम जितने लड़ रहे हैं उनमें से 90% जीत के आएंगे, और जीत के आएंगे तो सरकार हम चाहेंगे वही बनेगी। निश्चित ही आपका कोई विज़न होगा, आप किसी विज़न को लेके चल रहे होंगे। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी एक बात है कि आप क्या गुंडा तत्व हैं? क्या आपको गुंडा तत्व माना जाए? यदि अपने लोगों की आवाज़ उठाना, उनके लिए हक अधिकारों के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो बहुत सारे गुंडे घूम रहे हैं। इस प्रकार के तो बहुत सारे गुंडे होंगे। हमने हमेशा हमारे लोगों की आवाज़ उठाई है, सर्व समाज की आवाज़ उठाई है और उनके हक अधिकारों के लिए लड़े हैं। और उससे घबरा के सरकारों ने हमको मुकदमे दिए। सरकारों ने एक भी सच्चा मुकदमा नहीं बनाया, सारे झूठे मुकदमे हैं, और झूठे मुकदमों के माध्यम से ही हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। असली गुंडे ये जो सत्ता में बैठे हैं वो हैं। अच्छा, महिलाओं को एक तरह से काफ़ी इम्प्रेस किया जा चुका है लाडली बहना योजना या काफ़ी अनेक माध्यम से, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? बहनों को और हमारी माताओं बहनों को ये पता है कि उनको उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है, उनको उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए लड़ना है, उनके बच्चों को रोज़गार मिले, वो अच्छे सक्सेस हो, उसके लिए लड़ना है। 1000 रुपये में वोट नहीं खरीदे जा सकते। इम्प्रेस नहीं किया है उनने, खाली 1000 रुपये उनको खाते में डाले हैं। और यदि यही 1000 रुपये की योजना अच्छी है तो केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। पूरे देश की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको भी मिलना चाहिए। पर ये खाली
चुनावी दौर में, घोषणाओं के दौर में ऐसी एक योजना चलाइए ताकि महिलाओं को ये लगे कि 1,000 रुपये महीना उनको मिलेगा। यदि ये योजना अच्छी है तो केंद्र से लागू होनी थी, राज्य से नहीं होनी थी। केंद्र में इन्हीं की सरकार है और ये मिलना भी था पैसा, तो केंद्र से लागू होना थी। ये खाली चुनावी षड्यंत्र है कि वो कैसे भी वोट बटोर ले। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। महिलाओं को पता है, माताओं बहनों को पता है कि उनके हक अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनके बच्चों की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनके बच्चों के अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे वोट देंगे और मैं यहाँ से जीत के जाऊँगा। और दूसरी बात, यदि 1,000 रुपये वो दे रहे हैं तो 2,000 रुपये का उन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया है। तो बिल आपका खुद का बिल आ रहा होगा, आप देख लेना कि पहले कितना बिल आ रहा था जब योजना चालू नहीं, उसके बाद तो 1,000 दे के 2,000 ले रहे हैं, तो उसमें कौन सा नया काम कर रहे हैं। तो ये तो तय हो गया कि आप अब चुनाव लड़ेंगे, आप रण में उतर चुके हैं, न तो नाम वापसी हो रही है और ना कुछ और दूसरा। तो ये जो आपके मुद्दे हैं या जो हैं, तो इसमें कुछ ऐसे जैसे जातिगत व्यवस्था के अनुसार देखें तो SC ST या जो आरक्षित वर्ग है वो भयभीत होता है कि कहीं अगर जीवन सिंह जी आगे बढ़े राजनीति में तो वो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, या उनको कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग हुआ, SC ST वर्ग हुआ, ऐसे कुछ वर्ग आपसे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। उनको लेके क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कोई व्यापारी मुझसे भयभीत होता होगा। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई किसी भी व्यापारी को, और कुछ वीडियो भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के आए हैं इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई आपको विधायक बनाने के बाद। मेरी बात सुनिए, मुझसे व्यापारी वर्ग भयभीत नहीं है। हाँ। मुझसे नेता भयभीत है, मुझसे मुख्यमंत्री भयभीत है। उनको मालूम है कि एक सच्चा व्यक्ति राजनीति में आएगा तो कई नए आयाम लिखेगा और कई नए बदलाव आएंगे। जिस प्रकार से वो चरण छूने की राजनीति करवाते हैं कि जो उनके पैर छुएगा वही राजनीति में आगे बढ़ेगा, उस व्यवस्था को भी हम तोड़ने वाले हैं। युवाओं को जिस प्रकार, कभी भी राजनेता को ये नहीं लगता किसान का बेटा कोई राजनीति में आना चाहिए। जो लंबे सर पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति कर रहे हैं वही राजनीति में है, नया कोई व्यक्ति राजनीति में स्थापित नहीं होने देते हैं। और वो बोल रहे हैं कि व्यापारी भयभीत है, तो व्यापारी इनके लोगों से भयभीत है। इनके लोग व्यापारियों से वसूली करते हैं, इनके लोग व्यापारियों को डराते हैं, धमकाते हैं, और वोट नहीं देने पर भी डराने या धमकाने का काम करते हैं। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यहाँ कितने व्यापारी, उनसे पूछ लेना आप जाके खुद ही कि कभी किसी व्यापारी से मेरी कोई अनबन हुई या कभी मैंने उनको धमकाया। यहाँ की जनता बताएगी धमकाया कि नहीं धमकाया। आप इसका सर्वे करो और उसको उजागर करो, ओरिजिनलिटी आप बताओ लोगों को कि मैंने किसी को धमकाया अभी तक, किसी को परेशान किया। और ST SC वर्ग को खाली भड़काने का काम करते हैं। हाँ, हम आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने हमेशा से प्राथमिकता से आवाज़ उठाई है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो। उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो गरीब है, ST SC वर्ग का व्यक्ति, उसको आरक्षण मिले। SP कलेक्टर के बेटे को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, एक नेता मिनिस्टर के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, और एक बिजनेसमैन के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और उन गरीब भाइयों का, ST SC वर्ग के जो गरीब भाई है, उनका हक उन्हीं के जो अमीर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कलेक्टर का बेटा हो, SP का बेटा हो, मंत्री नेता का बेटा हो या बिजनेसमैन का बेटा हो, वही उनके आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और वही उनके आरक्षण को खा रहे हैं। शोषण उन्हीं के वर्ग के लोग कर रहे हैं, हमने नहीं किया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गरीब हो उसको उसका हक मिले, जो अमीर हो गए हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है, उस दायरे से बाहर जाएं। ये हमारी लड़ाई है, पर उसको ध्रुवीकरण करके पेश किया जाता है ताकि ऐसा नहीं हो कि एक आम ST SC वर्ग का व्यक्ति ये आवाज़ सड़क पे उठाने लग जाए तो इनकी कुर्सियाँ खतरे में आ जाए, इनकी नौकरियाँ खतरे में आ जाए। अच्छा, मुस्लिम वर्ग भी आपसे काफ़ी जुड़ा है, काफ़ी मुस्लिम समाज में आपके प्रति माहौल है, और युवा भी मुस्लिम आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ऐसा आपने क्या करा कि वो सब आपकी तरफ आने? हिंदू हो, मुसलमान हो, या कोई से भी धर्म का व्यक्ति हो, युवाओं को उनकी आवाज़ उठाने वाला चाहिए, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ने वाला चाहिए। 6 सालों में कोई वैकेंसी नहीं निकली, एक भी नेता उसके लिए विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा पाया। हम पिछले 6 सालों से लगातार ये बात कर रहे हैं कि योजना आयोग बने, भर्ती आयोग बने, ताकि हर साल कितनी भर्तियां निकल रही है, कितनी नहीं निकल रही, इसकी जानकारी, और कितनी भर्तियां निकालनी है ये भी शासन तय करे। 6 सालों से यदि वैकेंसी नहीं निकली है तो ना तो ST के वर्ग का व्यक्ति लगा, ना SC वर्ग का लगा, ना जनरल का लगा, ना OBC का लगा, ना हिंदू लगा, ना मुसलमान लगा। सारे लोग बेरोजगार रहे और किसी को भी नौकरी नहीं मिली। तो उनको मालूम है कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ता है, ये युवाओं के रोज़गार की लड़ाई लड़ता है, युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ता है। और युवा सब एक है, युवाओं की कोई जाति नहीं होती। शिक्षा में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। तो हम किसानों की, छात्रों की और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनमें किसी की भी कोई जाति नहीं होती। इसलिए सबको पता है कि ना ये जाति की लड़ाई लड़ रहा है, ना धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, ये न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, ये सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। और सत्य की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में धर्म नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि कौन लड़ रहा है। तो अभी जो बस 17 तारीख, जो 17 नवंबर मतदान तक
आपके क्या क्या ऐसे विषय हैं? अब चूँकि आज से चिन्ह आवंटित हो जाएंगे, सारा कुछ ओरिजिनल चुनाव आज से शुरू हो रहा है, तो ऐसी क्या बातें आप 3-4 लेके जा रहे हैं लोगों में कि गांव-गांव में लोग भाजपा कांग्रेस से अलग हटके आपको सपोर्ट करें? 75 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कुछ करा नहीं है, तो वैसे भी लोग हमारे साथ आएंगे, हमसे जुड़ेंगे और हमारे साथ लड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके लिए लड़ने वाला व्यक्ति आया है, तो उसके साथ लड़ेंगे तभी उनको न्याय मिलेगा। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भी तैयार हो चुका है, जैसे चिन्ह आवंटित होगा उसके साथ मैनिफेस्टो भी हम लॉन्च करेंगे। अच्छा, भाजपा में आप भी रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं आप आरएसएस के, और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजेंद्र पांडे, उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है या उन्होंने कई आपको आगे बढ़ाने में ऐसा बताते हैं कि काफ़ी सहयोग किया, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप उनके ही खिलाफ हो गए? नहीं, एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखा में भी गया हूँ, वर्ग शिविरों में भी गया हूँ और आज भी उनका स्वयंसेवक हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार जाने के बाद आदमी उससे टूट जाता है, बिखर जाता है या उससे अलग हो जाता है। स्वयंसेवक मैं आज भी हूँ, उन्हीं का हूँ। पर हमारे भाई साहब ने कभी ऐसा कुछ काम किया नहीं और कभी संघ ने ये नहीं कहा है कि भाजपा में रहोगे तो ही आप स्वयंसेवक रहोगे, कांग्रेस में रहोगे तो ही स्वयंसेवक रहोगे या निर्दलीय रहोगे तो ही स्वयंसेवक रहोगे। वो एक विचारधारा है और उस विचारधारा के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग आते हैं, कई लोग फिर उसके बाद राजनीति में भी चले जाते हैं। मैं भी राजनीति में आया हूँ क्योंकि शासन और सत्ता से प्रताड़ित हैं। उनने हम पे अनेक मुकदमे बनाए, हमारे कार्यकर्ताओं को भी परेशान किया गया और हमारी मांगों को भी सुना नहीं गया, हमारे साथ विश्वासघात किया गया। तो ये हुआ आपके पहले सवाल का जवाब। उसी में आपने पूछा कि उनने हमारा सहयोग किया है। मुझे नहीं लगता कि कभी मैं उनके पास सहयोग की आशा लेके गया हूँ या उनसे कोई सहयोग लिया है। हाँ, ये है कि उम्र में बड़े हैं हमसे, हम हमेशा जब भी मिलते हैं उनके चरण छूते हैं और आज भी चुनाव लड़ रहे हैं आमने सामने, जब भी मिलेंगे फिर भी चरण छुएंगे क्योंकि वो हमसे बड़े हैं उम्र में और दूसरे भी जो और कैंडिडेट हैं वो भी हमसे मिलेंगे तो हम उनके चरण छुएंगे। पर उस चरण छूने का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारे सब कुछ है, कि उनने हमारा सहयोग करा है। हमने हमारी मेहनत से जो मुकाम पाया है, हमारे साथियों की मेहनत से, मेरे यार दोस्तों ने मेरा सहयोग किया है, मेरे परिवार वर्ग ने मेरा सहयोग किया है, मेरे ग्रामवासियों ने सहयोग किया है और पूरे प्रदेश की जनता मेरे को बहुत सहयोग करती है, प्रेम करती है। इसीलिए मैं इस स्तर पे हूँ, मैं किसी नेता की वजह से नहीं हूँ। नहीं, यही बात आई थी अभी चुनावी जो शपथ पत्र आपने दिए उसमें आपकी संपत्ति काफ़ी कम है, आपने अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो भी वहाँ पे उजागर की। तो आखिर ये चुनाव लड़ने का इतना सारा अर्थतंत्र कैसे चल रहा है? लोगों के मन में ये सवाल है कि ये बाहरी लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है, कोई प्रायोजित कर रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत कहाँ होती है। इतना पैसा नहीं लगता है जितना वो सोच रहे हैं या बता रहे हैं। राजनीतिक दलों को ज़रूर लगता होगा। हमने तो कभी पैसा दे के किसी को बुलाया नहीं, ना हमने रैली में बुलाते हैं तो किसी को पैसा देते हैं, गाड़ी करते हैं। सब अपने खर्च से आ रहे हैं और सब मिलकर चुनाव समर्पित लोगों की टीम है आपके पास। हाँ, और हम सबसे कम खर्च में जीतने वाले उम्मीदवारों में मेरी गिनती होगी। यानी आप श्योर हैं कि मैं जीत जाऊंगा और विधायक बन जाऊंगा? बिल्कुल श्योर है। जनता का प्रेम समर्थन इतना मिल रहा है, हम और दोनों दलों में इतना अंतर है कि वो पैसे दे के भीड़ बुलाते हैं और हमारे साथ बिना पैसे के भीड़ आती है। तो ये फ़र्क उनको जब वोट गिरेंगे तब भी मालूम पड़ेगा और जब रिजल्ट आएगा तब भी मालूम पड़ेगा। 3 दिसंबर के दिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कौन कितने पानी में। तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा इनका जनसंपर्क लगातार लगे हुए हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर तक। और कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो वो बताइए हमको। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि दोनों दलों ने 75 सालों में युवाओं के लिए कुछ करा नहीं है। आज भी युवा भटक रहा है, आज भी गरीब अपने मकानों के बिना ही रह रहे हैं, कच्चे मकानों में ही रह रहे हैं। अभी तक सब पक्के मकान भी नहीं बने हैं। अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य या अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। आप खुद जावरा में रहते हो, आपने कभी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया है? मैंने इलाज भी कराया, सब कुछ देखा भी है, लेकिन ये स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, ये आज से नहीं कई सालों से ये मुद्दे बने हुए हैं। तो ये आज जवाबदारी किसकी है? यानी हर चुनाव में जनप्रतिनिधि की ये जवाबदारी नहीं बनती है कि उसकी विधानसभा में जो लोग हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी व्यवस्थाएं अच्छी होगी, वो व्यवस्थाएं सुधरेगी। एक बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता है, वहाँ अच्छे डॉक्टर होना चाहिए और वहाँ उनका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए जो गरीब जाए। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ होता है और आपने मुझे नहीं लगता कभी कराया होगा सरकारी अस्पताल में इलाज। नहीं, मैंने क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में आप कराने जाते होंगे या कहीं प्राइवेट अस्पताल है, अधिकतर लोग उन्हीं में जाते हैं। मैंने आपको कोरोना काल में भी देखा, कोरोना काल में भी आपका मैंने एक संवाद किया था, उस समय भी आप सभी के लिए लगे रहते थे
और आज भी लगे रहते। तो इतनी ऊर्जा आप लाते कहाँ से, कैसे आप अपने आप को इतना ऊर्जान्वित रखते हैं? लोगों के लिए लड़ना है, यही जज्बा है हम, क्योंकि हम भी एक सामान्य परिवार से ही हैं और हमारे आसपास में सब सामान्य परिवार के ही लोग रहते हैं, उनकी दुख दर्द तकलीफ़ें देखते रहते हैं। तो हमने एक बात ठानी है कि अब उनके लिए इतना लड़ना है कि उनकी तकलीफ़ें समाप्त हो जाए। इसलिए उनको देख के ऊर्जा आती है और लड़ने का जज्बा भी उन्हीं को देख के आता है। तो बहुत अच्छी बात है साथियों। आज निशान चिन्ह, चुनाव चिन्ह भी इनको मिलने वाला है और इस प्रचार के दौर में हम फिर से और आगे संवाद करते रहेंगे जनता की बात। और हमारे जीवन सिंह शेरपुर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो इस रण में उतर चुके हैं, इनसे भी हम आगे और संवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद।